गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको बताऊंगी हमारे बीएड का लास्ट यूनिट है, यानी यूनिट 4 है। हम यूनिट 4 के बारे में पढ़ेंगे आज। इसमें मैं आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यान से पढ़ना। तो आज हमारे यूनिट 4 के फर्स्ट पार्ट है कि बाल्यकाल से आप क्या समझते हैं, बाल्यकाल क्या होता है, बाल्यकाल किसे कहते हैं, या बाल्यकाल का सही अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम बाल्यकाल के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है, और उसकी विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बाल्यकाल क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इसमें जो होता है शिशु अवस्था के पश्चात बच्चा जिस अवस्था में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, बाल्यकाल। आज तक इस संसार में कोई भी व्यक्ति, विद्वान, मनोवैज्ञानिक या हमारे साइंटिस्ट, कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने ये सिद्ध किया हो कि बच्चा कौन से एज में, सही मायने में या करेक्ट पोजीशन में, उस ईयर में, बाल्यकाल में प्रवेश कब कर चुका है, ये किसी को नहीं पता। और ये चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में बताई गई हैं। तो जो बाल्यकाल होता है वो सुविधा के लिए मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिकों ने 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के मध्य की आयु को बाल्यकाल में माना है। उनको कंफर्म नहीं है, परंतु लेकिन वो कहते हैं कि 5वें वर्ष में प्रवेश करते ही बच्चा एकदम से शैशव से निकल कर बाल्यकाल में प्रवेश कर जाता है। उनका मानना है कि बच्चा एकदम से बाल्यकाल में आ जाता है, तो ये ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। या फिर 18 वर्ष की पूर्ण होने पर अगले ही दिन वह किशोर हो जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। इसलिए बाल्यकाल को प्रकट करने वाली विशेषताएं जैसे शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, इस प्रकार के जो मानसिक विकास को ध्यान रखते हुए हम निश्चित करते हैं इन बातों को। तो ये जो अवस्था होती है ये बहुत नाजुक होती है। इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था के रूप में माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने वातावरण को समझते हुए अपने सामंजस्य स्थापित करते हैं। उनके मानसिक रूप में भी थोड़ी स्थिरता यानी गंभीर होने लगता है, जिसे आप नाजुक कह सकते हैं। वह अपनी पहचान को निश्चित करने के लिए सामाजिक ताने बाने को समझने का भरसक प्रयास करते हैं। तो ये थे अर्थ। मैं आपको बताऊंगी कि इनके पॉइंट्स कौन से हैं। तो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, पहले तो हमारा विकास की धीमी पर स्थिर गति होती है। जो हमारा इस अवस्था में जो बच्चे पर विकास की गति होती है वो धीमे स्तर पर चलती है, एकदम से नहीं गति बढ़ती है, धीमे स्तर पर होती है। तो इसमें जहाँ शैशव काल में विकास की गति तेज तथा गहन होती है, वहीं बाल्यकाल में यह गति अत्यंत धीमी हो जाती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि गति रुक गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गति बढ़ती रहती है और चलती रहती है। तो लड़कों में ये गति होती है कि लड़कियों की बजाय ज़्यादा धीमी होती है। लेकिन इस अवस्था में बच्चा हमेशा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही, अपने इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग ही विकसित होता है। ऑब्वियसली जिस टाइप का उसे भोजन मिलेगा या जिस टाइप का उसे माहौल मिलेगा, उसी अकॉर्डिंग उसके बॉडी में विकसित होगा या विकासशील होगा। तो और दूसरा आता है कि स्वतंत्रता। ये तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना हो तो हमारी लाइफ में तो बच्चे अपने लाइफ के जीवन शैली या जीवन क्रिया भूल जाते हैं। सिर्फ उनको रूल्स, डिसिप्लिन, सिर्फ इतना ही याद रह जाता है, उनके अंदर की मासूमियत खो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शैशव अवस्था में जहाँ हर वह काम जिसे एक बच्चा स्वयं भी कर सकता है, दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहता है। ऑब्वियसली कोई भी बच्चा होता है तो छोटा होता है तो अपने पेरेंट्स पर या अपने ब्रदर सिस्टर पर ज़्यादा डिपेंड होता है कि उसे वो चीज़ें खाने के लिए मिल जाएंगी, उसे पहनने के लिए मिल जाएंगी। खुद तो नहीं करता ना, वो एक्सेप्ट करता है कि लोग उसके फैमिली वाले उसे एफर्ट कर सकते हैं उसके लिए वो चीज़ें या नहीं, वो उसे मालूम होता है। तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा काम स्वयं करना चाहता है। वो काफ़ी चाहते हैं बच्चे कि हम खुद काम करें, हम सारे काम खुद कर सकें। आपने देखा भी होगा अपने लाइफ स्टाइल में वे इस तरह की स्वतंत्रता चाहते हैं। जैसे जैसे वे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अनुभव प्राप्त करता है, वह उन अनुभवों के आधार पर समाज में आपको दूसरे तालमेल में बिठाने तथा अपनी पहचान के लिए प्रयास करता है।
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपने समाज तथा अपने कार्य को करने के लिए समाज में खुद कार्य करना पसंद करना चाहता है। फिर आता है हमारा आदर्शवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या है कि हमें आदर्शवादी दृष्टिकोण में बच्चा जो होता है संसार की कटु सच्चाइयों को धीरे धीरे स्वीकार करने लगता है। हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही समझ के बाहर होती है, तो उन चीज़ों को भी बच्चे देखते हैं, समझते हैं, उनको समझने की कोशिश भी करते हैं। वे हमारे खुद के द्वारा रचे गए होते हैं। स्वप्न लोग होते हैं, कल्पना शक्तियाँ, इमेजिनेशन जिसे आप कहते हैं, तथा परियों की कहानियाँ। उनसे निकलकर संसार की वास्तविकता से परिचित होने का प्रयास करता है बच्चा। वह अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है भावनात्मक स्थिरता तथा नियंत्रण। हमारे इमोशंस के बारे में बताया गया है कि इमोशंस कैसे भाव प्रकट करते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी भावनाओं पर धीरे धीरे नियंत्रण करना सीख जाता है। जब वह भावुक होता है तो ज़्यादा ही एक समय तक बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। अपने शैशवावस्था के दौरान वह अपने भावों को मुख्य स्थान देने के लिए बालक अपने कार्यों को बुद्धि पर ज़्यादा डिपेंड रहता है तथा अपनी भावनाओं को समाज द्वारा स्थापित तथा स्वीकृत करने तरीके से दर्शाना चाहता है। वो खुद चाहता है कि मैं खुद कार्य करूं और अपने ही बातों से, अपने ही कॉन्सेप्ट से लोगों को खुश करूं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कि सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। सोशल बिहेवियर में क्या होता है कि बच्चा इस अवस्था में बच्चे के सामाजिक व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आता है। वह सारा दिन उद्देश्यहीन घूमता रहता है, बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहता है। उसे अब समूह में खेलना, बैठना तथा उठना पसंद नहीं आता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे अपने गेम्स पसंद नहीं आते, अपने ग्रुप्स पसंद नहीं आते, अपने फ्रेंड्स में भी उसे इतना दिलचस्पी नहीं रहती है। फिर वो खिलौनों तथा अन्य चीज़ों को दूसरों में बांटने लगता है। तो ये जो होता है कि उसके अंदर ईमानदारी, वफादार जैसी चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। फिर आता है हमारा शब्द भंडार में वृद्धि। शब्द भंडार में वृद्धि कैसे होती है? ये पॉइंट मिलता जुलता है हमारे शारीरिक शिक्षा से संबंधित कुछ मैंने वीडियो बनाई है, उसमें ये पॉइंट्स हैं, आपको मिलते जुलते मिल जाएंगे। तो ऐसे ही ये पॉइंट है। शब्द भंडार में क्या होता है? वृद्धि की। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अपने शब्दों को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बोलता है और उसे पसंद भी आता है कि वो इस तरह से बोले, नई नई चीज़ें सीखे, बड़े बड़े शब्द बोले। फिर आता है शारीरिक क्रियाएँ। वह अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है जिसमें वह ऐसी क्रियाएं करना पसंद करता है जो लोगों को पसंद आए। वह स्वयं करके देखना तथा सीखना चाहता है तथा चुपचाप बैठकर रहना उसे पसंद नहीं आता। फिर आता है हमारा ज्ञान इंद्रिय, सिक्स सेंस। वह अपनी अवस्थाओं में बालक अपनी समस्त ज्ञान इंद्रिय, आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा का प्रयोग सफलतापूर्वक करना सीख जाता है तथा उसकी आवाज़ में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे बालिकाएं बड़ी होती हैं उनकी आवाज़ पतली होती है तो तीखी होती चली जाती है। तो नॉर्मल चीज़ें आपने देखी होंगी अपने लाइफ साइकिल में। फिर आता है कि हमारा जैसे जैसे तार्किक क्षमता तथा विकास, जिसे कैपेसिटी कहते हैं आप, या फिर कैपेसिटी ऑफ डिबेट। इस अवस्था में बालक जो होता है तर्क वितर्क करता है अपने बड़ों से, ग्रुप में, फ्रेंड्स में। तो ये तर्क वितर्क उसके एज के अकॉर्डिंग चलता है। फिर आता है बोध एवं चिंता की शक्ति। बोध, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, चिंतन शक्ति बढ़ती है तथा घर के, समाज के कई प्रश्न ऐसे उत्तर जो संतुष्ट ऐसे होते हैं जो उसको संतुष्ट नहीं होते, परंतु उस बाल्यावस्था में उसकी बोध तथा चिंतन शक्ति में तेज़ी से विकास होता है। लोग उसे समझाते हैं, संतुष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी चिंताएं जो होती है बढ़ती चली जाती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नैतिकता का विकास। हमारी मॉरलिटी कैसे चेंज होती है, उसमें कैसे वृद्धि होती है। तो बाल्यकाल में, उत्तरार्ध में बालक जो शुरुआत में है उसके अंदर नैतिकता का विकास होता है। उसमें सही गलत के दृष्टिकोण आने लगते हैं, वह अपनी तरह से सही गलत को चुनना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में ये चीज़ें आती हैं मॉरलिटी। फिर आता है ठीक और गलत, सही और गलत की पहचान उसे होने लगती है। इन सब चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। फिर आता है खोज एवं भ्रमण में के प्रति लगाव। उसका धीरे धीरे खोज में काफ़ी लगाव बढ़ता जाता है। 9 वर्ष की आयु में चरम पर होती है ये स्थिति। वह नए नए स्थानों को देखना चाहता है तथा उनके बारे में जानना चाहता है, अपने दोस्तों से बात करना चाहता है। फिर आता है हमारा
काम प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में बालक में कम शक्ति बहुत अधिक होती है, लेकिन इसका विकास बहुत मुश्किल से होता है। तो ये बाल्यकाल के उत्तरार्ध में अंतिम हिस्से में एक कम रूप से होती है। परिवार में भी भाई बहन तथा साथ साथ कम ही रहते हैं, फिर उसके बाद उसमें काम प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन कि बाल्यावस्था क्या होती है। तो मैंने इसके सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। टोटल 14 पॉइंट्स हैं। अगर आपको अच्छा लगे या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं।